अब हम देखेंगे मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एचआईवी। तो एचआईवी का वायरस जो है वो ट्रांसमिट कैसे किया जाता है। तो सबसे पहला ट्रांसमिशन का जो रूट है वो है सेक्सुअल ट्रांसमिशन। दूसरा है ट्रांसमिशन बाय ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स। तीसरा है पेरिनेटल ट्रांसमिशन। चौथा है ऑक्यूपेशनल ट्रांसमिशन। और पांचवा है ट्रांसमिशन बाय अदर बॉडी पार्ट्स या बॉडी फ्लूइड। तो सबसे पहला एचआईवी जो ट्रांसमिट किया जाता है वो बेसिकली सबसे ज्यादा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होता है, जिसमें ट्रांसमिशन रेट होता है अराउंड 75%। 75% जो ट्रांसमिशन होता है वो थ्रू सेक्सुअल कांटेक्ट होता है। इसके अलावा कुछ इन्फेक्शन होते हैं जैसे गोनोरिया या फिर क्लैमेंडियल इन्फेक्शन जो होते हैं वो क्या करते हैं, एज ए को फैक्टर एक्ट करते हैं। ये सारे इन्फेक्शन में भी एचआईवी ट्रांसमिट हो जाता है। इसमें ट्रांसमिशन जो होता है वो मोस्टली मेल टू मेल या मेल टू फीमेल ज्यादा होता है एज कंपेयर टू फीमेल टू मेल। यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिशन जो है वो मोस्टली मेल टू मेल या मेल टू फीमेल ज्यादा ट्रांसमिट किया जाता है। फीमेल टू मेल काफी कम अमाउंट में ट्रांसफर होता है। तो सेक्सुअली ट्रांसमिशन में सबसे पहला 75% ट्रांसमिशन जो होता है वो सेक्सुअल ट्रांसमिशन होता है। कुछ को फैक्टर्स है, कुछ इन्फेक्शन है जो को फैक्टर के रूप में काम करते हैं। और सबसे ज्यादा ट्रांसमिशन मेल टू मेल या मेल टू फीमेल में होता है एज कंपेयर टू फीमेल टू मेल। दूसरा ट्रांसमिशन बाय ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स। तो ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट्स जो होते हैं उसमें भी 25% केसेस में ट्रांसमिशन होता है। इसमें सबसे ज्यादा होता है इंट्रावेनियस ड्रग एब्यूजर का, यानी कि जो ड्रग्स लेते हैं इंट्रावेनियसली उसमें एचआईवी का ट्रांसमिशन काफी ज्यादा होता है। नीडल जो होता है वो अगर यूज करते हैं बार बार 2-3 लोगों में तो वो ट्रांसमिट एचआईवी जो होता है वायरस वो ट्रांसमिट हो सकता है। तीसरा रेसिपिएंट ऑफ इन्फेक्टेड ब्लड, यानी कि इन्फेक्टेड ब्लड अगर है और वो ठीक से उसको हम कहते हैं कि अगर डायग्नोस नहीं किया हो या चेक नहीं किया हो ब्लड को ठीक से और वो किसी दूसरे आदमी में ट्रांसफ्यूज किया जाता है तो एचआईवी जो है वो ट्रांसमिट हो सकता है। तो इस तरीके से ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट से भी ट्रांसमिट होता है एचआईवी। तीसरा पेरिनेटल ट्रांसमिशन। अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है उसको अगर एचआईवी हुआ है तो वो जो फीटस है उसका उसमें भी ट्रांसप्लेसेंटली ट्रांसमिशन हो सकता है। उसके साथ साथ बर्थ के बाद अगर बच्चों पैदा हो जाता है उसके बाद भी क्या होता है तो मैटरनल ब्लड, एमनियोटिक फ्लूइड या फिर ब्रेस्ट मिल्क से के कांटेक्ट में आने की वजह से भी जो न्यू बॉर्न बेबी है उसे एचआईवी इन्फेक्ट हो सकता है। तो पेरिनेटल ट्रांसमिशन में सबसे पहला है प्रेगनेंसी में ट्रांसप्लेसेंटली अगर ट्रांसमिट होता है एचआईवी, और दूसरा पोस्टपार्टम यानी कि डिलीवरी के बाद अगर मैटरनल ब्लड, एमनियोटिक फ्लूइड या ब्रेस्ट मिल्क के कांटेक्ट में अगर आते हैं तो भी ट्रांसमिशन होता है एचआईवी का। चौथा है ऑक्यूपेशनल ट्रांसमिशन। ऑक्यूपेशनल ट्रांसमिशन यानी कि काफी सारे ऐसे ऑक्यूपेशंस होते हैं जैसे कि लेबोरेटरी में काम कर रहे वर्कर या हेल्थ केयर वर्कर होते हैं जो लोग काफी कांटेक्ट में आते हैं पेशेंट के ब्लड से, नीडल से या कुछ प्रोसीजर्स करते हैं तो काफी ज्यादा उनके ब्लड के कांटेक्ट में आते हैं तो उसकी वजह से नीडल स्टिक इंजरी होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसके अलावा जो मेडिकल वेस्ट प्रोडक्ट को डिकम्पोज करते हैं वहां पे भी जो वर्कर्स होते हैं उनको भी नीडल स्टिक इंजरी होने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। तो ऐसे कुछ ऑक्यूपेशंस होते हैं जैसे लैब में काम करने वाले लोग, वेस्ट प्रोडक्ट जो बायो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको ले जाने वाले जो लोग होते हैं, काफी सारे जो हेल्थ केयर वर्कर होते हैं वहां पे एचआईवी का ट्रांसमिशन काफी जल्दी हो सकता है और ज्यादा अमाउंट में होता है। लास्ट है ट्रांसमिशन ऑफ अदर बॉडी फ्लूइड। बाकी बॉडी फ्लूइड भी होते हैं जैसे कि यूरिन हो गया, स्वेट हो गया, स्टूल हो गया, ये सब भी बॉडी के एक वेस्ट प्रोडक्ट है या हम कह सकते हैं बॉडी के फ्लूइड है। लेकिन इसमें जो है वो बहुत बहुत रेयर या बहुत कम अमाउंट में ट्रांसमिट होता है एचआईवी वायरस। तो इसको हम कह सकते हैं कि ना के बराबर ही ट्रांसमिशन होता है बाकी अदर फ्लूइड से। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन में एचआईवी के सबसे पहला है सेक्सुअल ट्रांसमिशन, काफी ज्यादा अमाउंट में होता है। दूसरा ट्रांसमिट किया जाता है ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट से।
तीसरा पेरीनेटल ट्रांसमिशन होता है फ्रॉम प्रेग्नेंट लेडी टू फीटस। चौथा ऑक्यूपेशनल ट्रांसमिशन यानी कि नीडल स्टिक इंजरी हो सकता है हेल्थ केयर वर्कर को या फिर लैब टेक्नीशियन को। पांचवा है ट्रांसमिशन बाय अदर बॉडी फ्लूइड, जो कि बहुत रेयर या फिर ना के बराबर ही ट्रांसमिशन होता है। काफी सारे ऐसे चीजें हैं, लोग बोलते हैं कि हमें हैंड शेक करने से या गले मिलने से भी HIV ट्रांसमिट होता है, तो ऐसा नहीं होता है। तो क्या क्या चीज कभी कभी वायरस ट्रांसमिट नहीं होता, तो हैंड शेक करते वक्त या हगिंग करते वक्त, गले मिलते वक्त या फिर यूटेंसिल्स अगर हम बर्तन वगैरह शेयर करते हैं नेबर से, तो उससे भी HIV स्प्रेड नहीं होता है, HIV ट्रांसमिट नहीं होता है। अगर कोई वेस्ट प्रोडक्ट है HIV इंफेक्टेड पेशेंट का, तो उसमें अगर उसे हमें स्टरलाइज करना है तो उसे कैसे करेंगे, तो उसे स्टरलाइज करने के लिए कुछ इंग्रेडिएंट होते हैं, जैसे कि होता है सोडियम हाइपोक्लोराइड, फॉर्मेल्डिहाइड एंड इथेनॉल। ये कुछ केमिकल्स होते हैं जो कि डिसइंफेक्टेंट के रूप में काम करते हैं और वो स्टरलाइज करते हैं वेस्ट प्रोडक्ट HIV के पेशेंट का। तो ये नाम है सोडियम हाइपोक्लोराइड, फॉर्मेल्डिहाइड एंड इथेनॉल। उसके बाद एक चीज हमें ध्यान रखना है कि HIV जो वायरस होता है वो हीट सेंसिटिव होता है, यानी कि वो हीट ज्यादा सहन नहीं कर सकता। तो अगर 56 डिग्री पे अगर वायरस को 30 मिनट तक रखा जाए तो वायरस अपने आप ही इनएक्टिवेट हो जाता है। तो ये HIV वायरस है वो काफी ज्यादा हीट सेंसिटिव है। तो इतना चीज हमें अभी तक ध्यान में रखना है। इसके बाद हम देखेंगे कि नेचुरल हिस्ट्री क्या है, यानी कि फेजिस क्या क्या है HIV पेशेंट में, हमें क्या क्या फेजिस देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे 3 फेजिस बताए गए हैं। सबसे पहला है एक्यूट HIV सिंड्रोम, दूसरा है मिडल क्रॉनिक फेज और तीसरा है फाइनल क्राइसिस फेज। तो 3 तरह के फेजेस बताए गए हैं। सबसे पहला एक्यूट HIV सिंड्रोम, दूसरा है मिडल क्रॉनिक फेज और तीसरा है फाइनल क्राइसिस फेज। तो एक्यूट HIV सिंड्रोम में क्या देखने को मिलता है, तो एक्यूट HIV सिंड्रोम में अगर हम देखेंगे तो वहां पे वायरस का लेवल जो है वायरेमिया हो जाता है, यानी कि वायरस का लेवल जो है वो ब्लड में प्लाज्मा में क्या होता है इंक्रीज होने लगता है। दूसरा एंटी HIV एंटीबॉडीज हमें देखने को मिलते हैं 3 to 6 वीक आफ्टर द इन्फेक्शन होने के 3 से 6 हफ्ते के बाद हमें एंटी HIV एंटीबॉडीज फॉर्म होने लगते हैं ब्लड में और हमें देखने को मिलता है। इसके साथ साथ CD4 T सेल्स जो होते हैं उनके काउंट जो है वो कम होने लगते हैं कुछ टाइम के लिए और फिर वो नॉर्मल रेंज में आ जाते हैं। CD8 प्लस T सेल्स जो होते हैं वो इंक्रीज होने लगते हैं और पेशेंट में फ्लू जैसा सिम्टम्स देखने मिलता है। मोस्टली 50 to 70% केसेस में फ्लू जैसा सिम्टम्स देखने मिलता है, यानी कि सोर थ्रोट हो गया या फिर हम कह सकते हैं बोन पेन हो गया, स्किन में रैशेज आने लगते हैं, मेनिंजाइटिस, असेप्टिक मेनिंजाइटिस भी हमें देखने को मिलता है। तो इस तरह से स्टार्टिंग के स्टेज में यानी कि फेज 1 में एक्यूट HIV सिंड्रोम में हमें क्या देखने मिलेगा, तो प्लाज्मा यानी कि ब्लड के प्लाज्मा में HIV वायरस का अमाउंट इंक्रीज होना, दूसरा एंटी HIV एंटीबॉडी फॉर्म होना, 3 से 6 वीक्स लगते हैं फॉर्म होने को, तीसरा डिक्रीज CD4 T सेल्स इनिशियल स्टेज में और उसके बाद वो नॉर्मलाइज हो जाते हैं, चौथा इंक्रीज CD8 प्लस T सेल्स, पांचवा फ्लू लाइक सिम्टम्स जो कि 50 to 70% केसेस में देखने मिलते हैं, यानी कि सोर थ्रोट, माइल्जिया, स्किन रैशेज। दूसरा जो फेज होता है उसे हम कहते हैं मिडल क्रॉनिक फेज। तो मिडल क्रॉनिक फेज में क्या होता है, तो यहाँ पे कंपटीशन होता है बिटवीन HIV वायरस एंड इम्यूनिटी होस्ट रिस्पॉन्स। HIV का वायरस है और बॉडी का इम्यून सिस्टम है, इसके दोनों के बीच में हम कह सकते हैं कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है, उसे हम कहेंगे मिडल क्रॉनिक फेज। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो वायरल लोड है, जो HIV का वायरस है वो लोड क्या होता है वो इंक्रीज होने लगता है। मोस्ट प्रोबेबली 10 साल तक ये रहता है, 10 साल तक इंक्रीज धीरे धीरे होता है। मॉडरेटली लो होता है CD4 प्लस T सेल्स का काउंट और CD8 प्लस T सेल्स का काउंट क्या होता है बढ़ता है। पेशेंट ये स्टेज में असिम्प्टोमेटिक होता है या फिर माइल्ड सा सिम्टम्स देखने को मिलता है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है
पर्सिस्टेंट जनरलाइज्ड लिम्फेडेनोपैथी। जहां पे भी लिम्फ नोड होता है वहां पे वायरस क्या करता है, ब्लड के थ्रू जाके एक्यूमुलेट होने लगता है लिम्फोइड टिश्यू में, और उसके वजह से लिम्फेडेनोपैथी देखने मिलता है, स्वेलिंग देखने मिलता है लिम्फ नोड का, जिसे हम कहते हैं पर्सिस्टेंट जनरलाइज्ड लिम्फेडेनोपैथी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है जो HIV के पेशेंट में हमें देखने को मिलता है। तो दूसरा फेज जैसे कि हमने पढ़ा मिडल क्रॉनिक फेज। ये फेज में क्या होता है, तो ये फेज में कंपटीशन होता है HIV वायरस के बीच में और बॉडी के इम्यून रिस्पॉन्स के बीच में। तो इसमें हमें देखने मिलता है कि जो वायरल लोड है वो इंक्रीज होता है, CD4 सेल्स जो होते हैं वो कम होते हैं, CD8+ सेल्स बढ़ने लगते हैं, पेशेंट मोस्टली असिम्प्टोमेटिक होता है और मोस्ट प्रोबेबली हमें पर्सिस्टेंट जनरलाइज्ड लिम्फेडेनोपैथी देखने को मिलते हैं। थर्ड और सबसे आखिरी फेज होता है फाइनल क्राइसिस फेज। क्या होता है फाइनल क्राइसिस फेज, जिसमें क्या देखने को मिलता है, तो इसमें हमें ये देखते हैं कि इम्यूनिटी है वो पूरी तरह से सप्रेस हो जाता है, एकदम से इम्यूनिटी कम हो जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें काफी ज्यादा वायरेमिया देखने को मिलता है, ब्लड में वायरल लोड बहुत इंक्रीज हो जाता है। ये फेज 7 से 10 साल लगते हैं पूरा फुल ब्लोन एड्स को डेवलप होने के लिए। इसमें CD4+ सेल्स का काउंट इतना कम हो जाता है कि वो लेस देन 200 हो जाता है, यानी कि इम्यूनिटी बहुत ही ज्यादा कम हो जाते हैं। तो ये है हमारा फाइनल फेज, फाइनल क्राइसिस फेज, जिसमें हमें डिप्रेस्ड या फिर हम कह सकते हैं पूरी तरह से इम्यून सिस्टम सप्रेस हो जाता है। तो यहाँ पे नेचुरल हिस्ट्री में 3 फेज बताए गए हैं। सबसे पहला एक्यूट HIV सिंड्रोम, दूसरा मिडल क्रॉनिक फेज और तीसरा फाइनल क्राइसिस फेज। अभी जो HIV डिजीज है उसे किसी तरह से क्लासिफाई किया गया है। तो सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन जो है CDC हम जिसे कहते हैं, उन्होंने HIV को क्लासिफाई किया है। CDC करके एक ग्रुप होते हैं जिन्होंने, या फिर हम कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन है सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ऑफ HIV, उन्होंने क्लासिफाई किया है HIV के सिस्टम को 1993 में। तो इन्होंने 3 क्राइटेरिया बताया गया है, 3 क्राइटेरिया बताया गया है। इसमें CD4+ T सेल्स, उन्होंने बताया कि अगर CD4+ T सेल्स लेस देन 200 हो जाता है तो ये एक फुल ब्लोन एड्स हम कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, फुल ब्लोन एड कह सकते हैं। और फुल ब्लोन एड्स डेवलप होने के बाद से लाइफ स्पैन जो होता है वो 2 साल तक ही होता है मोस्ट प्रोबेबली। तो CD4 T सेल्स अगर लेस देन 200 हो जाएगा तो इसे हम कहेंगे फुल ब्लोन एड्स। फुल ब्लोन एड्स होने के बाद लाइफ स्पैन जो है वो 2 साल से ज्यादा नहीं हो पाता है मोस्ट प्रोबेबली। CDC वालों ने 3 क्राइटेरिया बताए हैं क्लासिफाई करने को HIV को। सबसे पहला A1, B1, C1, जिसमें हमें देखने मिलता है कि CD4 सेल्स जो है वो लेस देन 500 है। दूसरा A2, B2, C2, जिसमें हमें देखने मिलता है कि जो सेल्स के काउंट है वो 200 से 499 के बीच में CD4 सेल्स के। और A3, B3, C3 यानी कि CD4+ सेल्स के काउंट है वो लेस देन 200 देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। CDC यानी कि सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन वालों ने 3 क्राइटेरिया में डायग्नोस किया है HIV को ऑन द बेसिस ऑफ CD4 सेल्स काउंट। CD4 सेल्स काउंट लेस देन 500 होगा तो A1, B1, C1, CD4 सेल्स 200 से 499 होगा तो A2, B2, C2, और CD4 सेल्स काउंट जो है वो लेस देन 200 होगा तो A3, B3, C3। अभी कैटेगरी 1 में हमें क्या देखने मिलेगा, तो कैटेगरी 1 में हमें देखने मिलेगा कि पेशेंट जो है वो असिम्प्टोमेटिक है या फिर माइल्ड सिम्टम्स, फ्लू लाइक सिम्टम्स डेवलप कर रहा है। उसके साथ काफी इंपॉर्टेंट चीज देखने मिलेगा, पर्सिस्टेंट जनरलाइज्ड लिम्फेडेनोपैथी, लिम्फ नोड जो है वो एनलार्ज होते रहेगा। और तीसरा है एक्यूट HIV सिंड्रोम, यानी कि एक्यूट HIV सिंड्रोम में जैसे बताया गया है कि ब्लड में प्लाज्मा, ब्लड में या फिर हम कह सकते हैं प्लाज्मा में वायरस इंक्रीज हो जाता है
एंटी HIV एंटीबॉडी फॉर्म होने लगते हैं, CD4 सेल्स कम होते हैं, CD8+ सेल्स जो होते हैं वो बढ़ने लगते हैं। कैटेगरी बी में हमें क्या देखने मिलता है, तो ये सिम्टोमेटिक फेज है। इसमें हमें देखने को मिलेगा कि पेशेंट को डिसेंट्री है, कैंडिडियासिस है, फीवर डेवलप होता है, ल्यूकोप्लेकिया है और पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज है। तो डिसेंट्री यानी कि मोशंस ब्लडी स्टूल पास करने लगते हैं। दूसरा कैंडिडियासिस जो कि एक टाइप का फंगल इन्फेक्शन है। तीसरा पेशेंट को बॉडी में वायरस होने की वजह से पर्सिस्टेंट फीवर आने लगता है। ल्यूकोप्लेकिया, इसे हम कहते हैं ओरल हैरी ल्यूकोप्लेकिया कहते हैं, जिसमें टंग के साइड में हेयर लाइक स्ट्रक्चर जैसा दिखने लगता है। जैसे कि अगर हम देखेंगे तो ये हमारे साइड से अगर हम टंग देखते हैं तो यहाँ पे व्हाइटिश हेयर जैसा ऐसा स्ट्रक्चर में दिखने लगेगा, तो इससे हम कहेंगे ओरल हैरी ल्यूकोप्लेकिया। और लास्ट है पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, यानी कि रिलेटेड टू जेनाइटल डिजीज डेवलप होने लगते हैं। कैटेगरी सी में हमें क्या देखने मिलेगा, तो इसमें हमें देखने मिलेगा म्यूकोजल कैंडिडियासिस। तो म्यूकोजल मेम्ब्रेन होता है ओरल कैविटी का, वहां पे कैंडिडियासिस यानी कि फंगल इन्फेक्शन फॉर्म होने लगते हैं। दूसरा सीए सर्विक्स, तो कैंसर ऑफ सर्विक्स देखने मिलता है फीमेल में। बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है मोस्ट प्रोबेबली ट्यूबरक्यूलोसिस। फंगल इन्फेक्शन होता है मोस्टली हिस्टोप्लाज्मोसिस। पेशेंट जो है वो माल नरिश्ड हो जाता है और मसल वेस्टिंग होने लगता है, यानी कि पेशेंट का वेट जो है वो काफी फटाफट कम होने लगता है, या माल न्यूट्रिशन की वजह से और मसल वेस्टिंग की वजह से वेट कम होने लगता है। तो इस तरह से सीडीसी वालों ने 3 कैटेगरी में कैटेगराइज किया है। कैटेगरी ए में बोला है असिम्प्टोमेटिक, उसके साथ साथ पर्सिस्टेंट जनरलाइज्ड लिम्फेडेनोपैथी विद एक्यूट HIV सिंड्रोम। कैटेगरी बी में सिम्प्टोमेटिक केस बताएं, जिसमें हमें देखने मिलेगा डिसेंट्री, कैंडिडियासिस, फीवर, ओरल हैरी ल्यूकोप्लेकिया और पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज। कैटेगरी सी में हमें देखने मिलेगा म्यूकोजल कैंडिडियासिस, सीए सर्विक्स, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, माल न्यूट्रिशन एंड वेस्टिंग ऑफ मसल्स।